बहुत समय पहले की बात है। किसी जगह एक राजा राज करते थे। राजा रानी बहुत अच्छे थे। उनकी एक बहुत प्यारी बेटी थी चांदनी। जब राजकुमारी छोटी थी तो वो अक्सर दासी की बेटी के साथ खेलती। ये सब देखकर एक बार रानी ने दासी से कहा, देखो दासी, तुम्हारी बेटी राजकुमारी के साथ कितने प्यार से खेल रही है। इस पर दासी बोली, महारानी आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं एक दासी हूँ और दासी की बेटी राजकुमारी के साथ खेले, क्या ये सब ठीक है? मुझे तो बहुत अजीब लगता है। अरे दासी, ये तुम क्या कह रही हो? बच्चों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देखो राजकुमारी कितनी खुश है। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। तभी एक सैनिक राजा के पास आया और बोला, महाराज, राज्य में एक अजीब सी बीमारी फैल रही है। लोगों को बुखार हो रहा है और बुखार उतर भी नहीं रहा। अभी तक राजवैद्य इसकी कोई दवा नहीं ढूंढ पाए। आपको तुरंत इसका हल निकालना ही होगा। सैनिक की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और उन्होंने आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस बीमारी का हल निकाले, नहीं तो प्रजा परेशान हो जाएगी। राजा की बात सुनकर राजवैद्य बोले, महाराज, मैं भी इस बीमारी का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं इसकी कोई दवा ना बना लूँ, आप प्रजा को आदेश दे दें कि जिसे भी ये बुखार हो वो घर के अंदर ही रहे, लोगों से ज्यादा मिले जुले नहीं। राजा ने तुरंत ही पूरी प्रजा को ये आदेश दे दिया कि जब तक इस बीमारी का हल नहीं मिलता तब तक सब अपने घर में रहें, किसी से ज्यादा मिले जुले नहीं। परेशान राजा जब अपने महल में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि दासी की बेटी राजकुमारी के साथ खेल रही है। ये देखकर राजा दासी की बेटी से बोले, राज्य में एक अजीब सी बीमारी चल रही है। जब तक ये बीमारी है तब तक तुम राजकुमारी के साथ नहीं खेलोगी, अपने घर पर ही रहोगी। राजा की बात सुनकर राजकुमारी बोली, पिताजी, ये कैसे हो सकता है? मैं भला अकेली कैसे खेल सकती हूँ? ऐसा कहते ही राजकुमारी बेहोश हो गई। तुरंत राजवैद्य आए और राजकुमारी को देखकर बोले, महाराज, राजकुमारी को भी गंभीर बीमारी हो गई है और अभी इसकी दवाई मेरे पास नहीं है। राजवैद्य की बात सुनकर राजा बड़े चिंतित हुए। वो सोचने लगते हैं। तभी एक सैनिक आता है और राजा से कहता है, महाराज, बाहर एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा तुरंत महल से बाहर आए, बाबा को हाथ जोड़कर बोले, बाबा, आप इस समय यहाँ कैसे? राजा की बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है राजकुमारी को एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई है जिसका इलाज अभी तक राजवैद्य के पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उसका इलाज बता सकता हूँ। बाबा की बात सुनकर राजा बड़े खुश हुए। उन्होंने बाबा से कहा कि वो जल्दी ही बताएं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। इस पर बाबा बोले, सुना है राजकुमारी को एक गंभीर बीमारी हो चुकी है, लेकिन इस बीमारी का इलाज मेरे पास है। इलाज? कैसा इलाज? बताइए ना बाबा। राजा बोले, आपके राज्य के घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि जादुई पेड़ है। इस पेड़ से एक फल लाकर आप राजकुमारी को खिलाएं, राजकुमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा, धन्यवाद बाबा, राजा खुशी से बोले। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले गए। राजा ने तुरंत ही सैनिक को बुलाया, शीघ्र ही जंगल जाओ, उस बड़े से पेड़ को ढूंढो और उसके फल को लेकर आओ। ठीक है महाराज। सैनिक ने कुछ और सैनिकों को अपने साथ लिया और उस जंगल में जाकर उस पेड़ को ढूंढने लगा। जल्दी ही सैनिक को वो जादुई पेड़ नजर आ गया। जैसे ही वो सैनिक उस पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ उससे बोला, आओ आओ, तुम मेरा फल लेने आए हो? अरे, क्या तुम बोलते भी हो? क्या तुम जादुई पेड़ हो? हाँ हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। अगर आपको पता है तो जल्दी से अपना एक फल हमें दे दो। फल तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। तीनों पहेलियों का सही जवाब देने के बाद ही तुम्हें फल मिलेगा। 3 पहेली, 3 जवाब। ठीक है,
आप जल्दी से पूछो, आपको क्या पूछना है? अच्छा तो बताओ, वो क्या है जिसका कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन माता पिता के बिना इस कर्ज को नहीं चुकाया जा सकता? अरे नहीं नहीं, मुझे इस पहेली का जवाब नहीं पता। अच्छा आप दूसरी पूछो। ठीक है, तो ऐसा क्या है जो समुद्र के तल में रहता है और माँ के छूने से ही मर जाता है? अरे मुझे तो इस पहेली का भी जवाब नहीं पता। चलो तो तुम तीसरी पहेली का हल बताओ। ऐसा कौन है जिसके हाथ और पैर नहीं है, फिर भी वो देश विदेश घूमता है, जिसके बिना लोग भूखे मर जाते हैं? सैनिक कुछ देर सोचता है, फिर बिना कुछ कहे महल में वापस आ जाता है और सारी बात महाराज को बताता है। महाराज पूरे नगर में ये ऐलान करते हैं कि जो कोई भी इन तीनों पहेलियों का जवाब देगा उसे हम बहुत सारे उपहार देंगे। राजा सभा में बैठे सभी दरबारियों से तीनों पहेलियों का जवाब पूछते हैं, लेकिन सभा में बैठे किसी भी दरबारी को इन पहेलियों का जवाब नहीं पता था। राजा बहुत गुस्सा होते हैं। इधर जब दासी की बेटी को राजकुमारी की बीमारी और तीनों पहेलियों के बारे में पता चलता है तो वो राजमहल जाती है और राजा से कहती है, महाराज मैं जाऊंगी उस जादुई पेड़ के पास और तीनों पहेलियों का जवाब देकर राजकुमारी के लिए उस जादुई फल को लाऊंगी। राजा ने कुछ देर सोचा और बोले, ठीक है, वैसे तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। दासी की बेटी जंगल जाती है, तभी उसे वो जादुई पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के पास जाती है और कहती है, हे जादुई पेड़, आप मुझसे अपनी तीनों पहेलियां पूछिए। जादुई पेड़ ने एक एक करके तीनों पहेली पूछी। दासी की बेटी कुछ देर रुकी और फिर उसने जवाब दिया। उसने कहा, पहली पहेली का जवाब है वैद्य जी या गुरु जी, और दूसरी का जवाब है नमक, और तीसरी का है पैसा। ये बात सुनकर जादुई पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी ही दासी की बेटी को एक जादुई फल दिया। जादुई फल को देखकर वो बहुत खुश हुई। दासी की बेटी को वहीं खड़ा देख जादुई पेड़ कहता है, बेटी तुम अभी तक गई नहीं। इस पर दासी की बेटी बोली, हे जादुई पेड़, हमारे राज्य में राजकुमारी के अलावा बहुत सारे लोग बीमार हैं। मैं उनके लिए भी फल ले जाना चाहती हूँ। आप चाहें तो मुझसे और पहेली पूछ सकते हैं। दासी की बेटी की बात सुनकर जादुई पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने उसे बहुत सारे फल दिए। राज्य पहुँचने पर राजवैद्य ने उस फल के रस को राजकुमारी को पिलाया और देखते ही देखते राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई। ये देखकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। आज से मेरी एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हैं। राजा ने खुशी से दासी की बेटी को गले लगा लिया। एक समय एक गांव में दो सौतेली बहनें रहती थी, सीता और गीता। सीता बड़ी बहन थी और गीता छोटी। सीता गीता को बहुत प्यार करती, लेकिन गीता हमेशा सीता को अपनी सौतेली बहन समझती थी। उन दोनों की माँ भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन गीता पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन गीता सीता से बिना वजह किसी बात पर लड़ाई कर रही थी। इससे सीता परेशान हो गई। उसने कहा, अरे गीता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? इस पर गीता बोली, अरे नहीं करती तुम मुझसे प्यार, तुम तो मेरी सौतेली बहन हो और ये सब जो तुम दिखा रही हो ना, ये सब तुम्हारा नाटक है। गीता की बात सुनकर सीता को बहुत तकलीफ हुई। वो उदास हो गई और घर से बाहर चली गई। सोचते सोचते सीता जंगल की ओर गई। जब सीता जंगल की तरफ जा रही थी तब किसी ने सीता को आवाज लगाई, अरे रुको, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सीता ने इधर उधर देखा, तभी सीता को सामने एक बहुत बड़ा बूढ़ा सा पेड़ दिखाई दिया। सीता ने पेड़ से पूछा, हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इस पर पेड़ बोला, बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी जड़ें भी देखो कितनी कमजोर हो गई हैं, इसलिए मैं जमीन से पानी नहीं ले पा रहा। क्या तुम थोड़ा सा
तालाब से पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल सकती हो? सीता ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी पानी लाती हूँ। सीता तालाब के पास गई। तालाब में ही उसे एक मटका दिखाई दिया। सीता ने उस मटके में पानी भरा और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे सीता, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम एक बार फिर उस तालाब के पास जाओ। वो एक जादुई तालाब है, तुम उसमें डुबकी लगाना, तालाब भी तुम्हें उपहार जरूर देगा। जैसे तुमने मेरी मदद की, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सीता उस तालाब के पास गई। उसने तालाब में डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही सीता के हाथ से एक सोने से भरा हुआ मटका आ गया। वो मटके को लेकर पेड़ के पास गई और पेड़ को बहुत सारा थैंक्स बोला। उस मटके को लेकर खुशी खुशी सीता अपने घर आई। खुशी में वो अपनी माँ को बुला रही थी। जब उसने सामने गीता को देखा, उसने कहा, अरे गीता देख, मैं क्या लाई हूँ, इससे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। देख, सोने से भरा हुआ मटका। अरे सीता, तुझे सोने से भरा मटका कहाँ मिला? उसकी माँ ने आश्चर्य से पूछा। सीता की बात सुनकर अगले दिन गीता भी उस तालाब की खोज में निकल जाती है। रास्ते में गीता को वही पेड़ आवाज देता है और कहता, बेटी जरा रुक, मेरी बात तो सुन, पेड़ को टूटते देख। गीता को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, अरे क्या बकवास कर रहा है, मुझे क्यों रोक रहा है? तुझे पता नहीं मैं कितने जरूरी काम से जा रही हूँ? बस बेटी थोड़ा सा पानी तो पिला दे। तू रुक, तू ऐसे मानेगा नहीं, तुझे तो अभी पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर सीता उस पेड़ की शाखाएं खींचने लगी, पत्ते तोड़ने लगी। गुस्से में वो पेड़ को नुकसान पहुंचा रही थी। पेड़ ने कहा, ठीक है बेटी, तू मुझे पानी मत पिला, लेकिन मुझे चोट तो ना पहुंचा। तभी गीता को सामने एक तालाब दिखाई दिया। तालाब को देखते ही गीता बड़ी खुश हुई। उसे पता था कि ये वही जादुई तालाब है जहाँ सीता को एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला है। गीता एकदम से तालाब में घुस गई और इधर उधर सोने का घड़ा ढूंढने लगी। तभी पता नहीं कहां से वहाँ एक बड़ा सा सांप आया, उसने गीता को काट लिया। गीता बेहोश होकर किनारे पे गिर गई। इधर गीता को ढूंढते हुए सीता भी वहाँ पर आ गई। जब उसने तालाब के पास अपनी बहन को बेहोश देखा तो वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर वो बूढ़ा पेड़ बोला, बेटी रो मत, तुम्हारी बहन को सांप ने काटा है। एक काम कर, मेरे 2-3 पत्ते लो, उसे पीस कर अपनी बहन की लेप लगाओ तो तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सीता ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तभी गीता ने आंख खोल दी। सामने सीता को देखकर गीता रोने लगी। सीता दीदी, मुझे माफ कर दो, आप कितनी अच्छी हो, हमेशा मेरे बारे में सोचती हो। मैं ही हूँ जो आपसे लड़ती रहती हूँ। अगर आज आप नहीं आती तो मैं जीवित भी नहीं होती। गीता को बीच में ही रोककर सीता बोली, अरे कैसी बात करती हो गीता, तुम तो मेरी प्यारी छोटी बहन हो। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और वैसे भी तुम मेरी वजह से ही बची हो, इन पेड़ दादा की वजह से बची हो। अगर तुम्हें किसी को धन्यवाद देना है तो इन पेड़ को देना चाहिए। दोनों, सीता और गीता, दोनों पेड़ के पास गई। पेड़ को बहुत सारा धन्यवाद दिया। सीता और गीता दोनों खुशी खुशी अपने घर आ गई। दोनों को साथ देखकर प्यार से बातें करते देख उन्हें खुश देखकर उनकी माँ भी बहुत खुश हुई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर के राजा बड़े दयालु थे, अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते। उनकी 12 पुत्रियां थी, सभी एक से बढ़कर एक सुंदर। राजा सबसे बहुत प्यार करते, इसलिए उनकी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते थे। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वो हर समय कड़ी सुरक्षा में रहती थी। कुछ सैनिक हर समय राजकुमारियों के आसपास रहते ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। राजकुमारियों के रहने के लिए महल में बहुत शानदार कमरा था जिसमें 12 बेड थे। सारी राजकुमारियां आपस में बड़े प्यार से रहती। रात को जब राजकुमारियां कमरे में सोने के लिए जाती तो उनका कमरा राजा बाहर से बंद कर देते, जिससे ना तो राजकुमारियां कमरे से बाहर आ सके, ना ही कोई अजनबी उनके कमरे में जा सके। और राजकुमारियों के कमरे के बाहर हमेशा सैनिक तैनात रहते।
राजा को एक आदत थी, सुबह उठकर वो सबसे पहले राजकुमारियों के चेहरे देखते, उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते। लेकिन जब सुबह राजा राजकुमारियों से मिलने जाते तो उन्हें बहुत हैरानी होती। राजकुमारियों की जूतों पर मिट्टी लगी होती, कभी कभी उनके जूते फटे होते। राजा अक्सर राजकुमारियों से पूछते, क्या तुम लोग किसी तरह महल से बाहर गई थी? राजा की पूछने पर राजकुमारियों को हमेशा यही जवाब होता कि उन्हें नहीं पता उनके जूते कैसे फटे, कैसे उनके जूते गंदे हुए। हर दिन राजकुमारियों के जूतों का फटना, गंदा होना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। राजा चाहते थे कि किसी तरह इस रहस्य से पर्दा उठे, कोई उन्हें बताए कि आखिर रोज राजकुमारियों के जूते गंदे कैसे होते हैं। एक दिन राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति 3 दिन के अंदर ये पता लगाएगा कि राजकुमारियों के जूते गंदे कैसे होते हैं, उसका विवाह उसकी मनपसंद राजकुमारी के साथ कर दिया जाएगा और राजा उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना देंगे। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी कि अगर कोई इस काम में असफल हुआ तो उसे मौत की सजा मिलेगी। इस घोषणा को सुनकर बहुत सारे राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने के लिए राजा के पास आने लगे। राजा उन्हें राजकुमारियों के कमरे के पास ही ठहराते, जिससे उन्हें राजकुमारियों पर नजर रखने में कोई दिक्कत न हो। लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह जब वो उठते तो देखते कि राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। कोई भी राजकुमार इस रहस्य का पता नहीं लगा पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्राण देने पड़ रहे थे। धीरे धीरे राजकुमारों का आना भी बंद हो गया और राजा भी निराश हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा। उसी राज्य के पास एक गांव में एक बहुत गरीब युवक रहता था। एक दिन जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वो भी राजकुमारी से विवाह करने के सपने देखने लगा। उसने सोचा, इस गरीबी में जीने से अच्छा है कि इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की जाए। अगर मैं असफल रहा भी तो क्या हुआ, मरी तो जाऊंगा। वैसे भी इस गरीबी की जीवन से तो मृत्यु ही भली। लेकिन अगर सफल रहा तो राजकुमारी के साथ साथ राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाऊंगा। अगले दिन उसने अपनी पोटली में कुछ रोटियां बांध ली और पैदल ही राजमहल की ओर निकल गया। वो बिना रुके चले जा रहा था। उसे किसी भी तरह राजमहल पहुंचना था। चलते चलते दोपहर हो गई। उसे भूख लगने लगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर सुस्ताने लगा। जैसे ही उसने खाने के लिए अपनी पोटली खोली, उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ गई और उसने उस युवक से खाना मांगा। उस समय उस युवक को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन जब उसने उस बूढ़ी औरत को देखा जो बहुत भूख से बेहाल दिख रही थी, तो उसने अपनी सारी रोटियां उस औरत को दे दी। रोटी खाकर औरत बहुत तृप्त हो गई। उसने युवक को बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने अपनी रोटी मुझे दी, मेरी भूख को शांत किया। फिर उसने पूछा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तो बताओ। युवक ने बताया कि वो राज्य की 12 राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य को पता करने जा रहा है। अगर उसने उस रहस्य का पर्दा खोल दिया तो वो राजकुमारी से विवाह कर सकता है और वो राज्य का राजा भी बन सकता है। तब बूढ़ी औरत ने उसे एक टोपी दी और बोली, बेटा ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये जादुई टोपी है। इसे जब भी तुम पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। जो तुम काम करने जा रहे हो उस काम में ये टोपी बहुत काम आएगी। और हाँ, मेरी एक बात और याद रखना, जब भी तुम्हें राजकुमारी कुछ खाने पीने को दे तो उसे मत खाना। टोपी लेके युवक बहुत खुश हुआ, बूढ़ी औरत से विदा ली और महल की ओर चल दिया। शाम होते होते वो महल पहुंच गया। जब वो राजा के पास ले जाया गया तो उसने राजा को अपने आने का कारण बताया। राजा बहुत निराश हो चुके थे, लेकिन युवक को देख के उन्होंने कहा, ठीक है, तुम भी एक बार कोशिश कर लो। राजा ने राजकुमारियों के कमरे के पास उसके रहने की व्यवस्था कर दी। रात में जब युवक अपने कमरे में बैठा हुआ था तो सबसे बड़ी राजकुमारी उसके पास आई और उसे शरबत देते हुए बोली, नमस्ते, मैं आपके लिए शरबत लाई हूँ। हमारे महल में आपका स्वागत है।
आपने इतना अच्छा शरबत कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी और इतना अच्छा शरबत देखकर युवक सब कुछ भूल गया। वो भूल गया कि बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी थी। उसने राजकुमारी के हाथ से शरबत ले लिया और एक ही बार में सारा शरबत पी लिया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाया और युवक गहरी नींद में सो गया। वास्तव में उस शरबत में नींद की दवा मिली थी। रात भर युवक गहरी नींद में सोता रहा। सुबह जब वो उठा तो उसे लगा, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो राजकुमारी की निगरानी की नहीं। जब वो राजा के पास गया तो उसे पता चला कि 12 राजकुमारियों के जूते आज भी गंदे हैं, आज भी फटे हुए हैं। राजा ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, ये युवक, तेरे पास अब 2 दिन का समय है। इन 2 दिनों में भी अगर तूने राजकुमारियों की गंदे जूतियों का रहस्य नहीं पता किया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। युवक को भी अपनी गलती का एहसास था। उसने तय किया कि आज वो पूरी रात जागेगा, कुछ नहीं पिएगा, कुछ नहीं खाएगा और जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कमरे में जाकर उनकी निगरानी करेगा। जब रात हुई तो आज फिर सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आई। सबसे छोटी राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर थी। जब उसने शरबत का गिलास युवक के आगे बढ़ाया तो युवक फिर सब कुछ भूल गया। उसने उस रात भी शरबत पी लिया और वो गहरी नींद सो गया। सुबह उठने पर राजा ने इस बार फिर उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज तुमने इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया तो कल तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। युवक को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे पता था कि शरबत में जरूर कुछ न कुछ मिला होता है जिसकी वजह से वो सो जाता है। आज उसे हर हाल में जागना था और राजकुमारियों के फटे जूते, गंदे जूते का रहस्य पता करना था। रात में फिर छोटी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई, लेकिन आज वो सावधान था। उसने राजकुमारी के हाथ से शरबत ले लिया और राजकुमारी से बोला, जाओ राजकुमारी, मैं ये शरबत अभी थोड़ी देर में पी लूंगा। राजकुमारी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई, लेकिन आज युवक ने वो शरबत नहीं पिया। राजकुमारी के जाने के बाद उसने शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्योंकि आज उसने शरबत नहीं पिया था, इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आई। जब आधी रात हो गई, अंधेरा होने लगा। थोड़ी देर बाद वो उठा। उसने बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनी और 12 राजकुमारियों के कमरे में चला गया। जादुई टोपी की वजह से कोई उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि सारी राजकुमारियों ने बहुत सुंदर वस्त्र, नए नए जूते पहन रखे हैं। सभी सज धज कर तैयार हैं। ये सब देखकर बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस समय राजकुमारियां इतना क्यों तैयार हो रही हैं। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, एक बार देख कर आओ, वो युवक अभी तक सोया या नहीं। सबसे छोटी राजकुमारी युवक के कमरे के बाहर कान लगाकर उसके खराटों की आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। अच्छा, तो ये मेरी खराटों की आवाज सुन रही है। युवक मुस्कुराया और कमरे के बाहर आकर खराटों की आवाज करने लगा। उस समय उसने टोपी पहन रखी थी, इसलिए वो छोटी राजकुमारी को दिखाई नहीं दिया। उसके खराटों की आवाज सुनकर छोटी राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने ये बात सारी राजकुमारियों को बता दी। उसके बाद सबसे बड़ी राजकुमारी ने एक बिस्तर को हटाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाती वहाँ की जमीन एक और खिसक गई। वहाँ एक गुप्त रास्ता था। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सभी राजकुमारियाँ उस रास्ते से नीचे जाने लगी। युवक भी उनके पीछे पीछे चल दिया। सीढ़ियाँ खत्म होने के बाद एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल की डालियाँ जो थी वो सोने की थी। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़कर अपने पास रख ली। जब राजकुमारियों ने उस जंगल को पार करा तो वे बहुत सुंदर झील के किनारे पहुंची, जहाँ पर 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में बैठ गई। वो युवक भी सबसे छोटी राजकुमारी के साथ बैठा। नाव में बैठकर राजकुमारियां नदी पार करने लगी। आज छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी प्रतीत हुई। उसने कहा,
पता नहीं क्यों आज मेरी नाव इतनी भारी क्यों है। सारी राजकुमारियां हंसने लगी। अरे लगता है आज तुझे नींद आ रही है। अरे भाई तेरी नाव में कौन हो सकता है। किसी को नहीं पता था कि छोटी राजकुमारी की नाव में वो युवक बैठा है। इसके बाद छोटी राजकुमारी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद नाव नदी के पार उतर गई और वहाँ एक बहुत सुंदर महल बना था। सारी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ महल की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही दूर पर रोशनी से जगमगाता एक शानदार महल था। महल से बहुत मीठी मीठी संगीत की आवाज आ रही थी। सारी राजकुमारी राजकुमार के साथ महल के अंदर चली गई। युवक भी उनके पीछे पीछे महल में चला। वहाँ युवक ने देखा कि बहुत अच्छा इंतजाम है, किसी जलसे का आयोजन है। सारे युवक युवती नाच रहे हैं। उनके साथ राजकुमार राजकुमारियां भी नृत्य करने लगे। युवक को अब उन 12 राजकुमारियों के जूते फटे होने का, गंदे होने का कारण पता चल गया था। वे एक जगह खड़ा होकर सारी राजकुमारियों को नृत्य करते हुए देख रहा था। अचानक उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उस कमरे में एक बड़ी सी मेज है और उसमें बहुत सारे खाने पीने के पकवान रखे हैं। मिठाई है, शरबत है। देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने एक मिठाई उठाकर अपने मुंह में रख ली। जब उसने मिठाई उठाई तो मिठाई हवा में तैर रही थी। जैसे ही राजकुमारी ने देखा उसे चक्कर आ गया। उसने पहले कभी हवा में उड़ती हुई मिठाई को नहीं देखा था और कुछ ही देर में वो मिठाई गायब भी हो गई। अरे ये क्या हुआ? ये मिठाई खुद कैसे उठी और कहाँ चली गई? राजकुमारी सोचने लगी। उसने फिर अपनी बहनों से कहा तो सब हंसने लगी। अरे अरे लगता है आज तुझे नींद आ रही है। कभी तुझे नाव भारी लगती है तो कभी तुझे उड़ती हुई मिठाई दिखाई देती है। सब हंसने लगी। लगता है आज तो हमारी छोटी बहन खुली आंखों से सपना देख रही है। छोटी राजकुमारी क्या कहती, वो चुप हो गई। तभी युवक ने वहाँ रखे बर्तनों में से एक प्याला उठाया और शरबत पीने लगा। राजकुमारी ने जब हवा में उड़ते हुए शरबत को देखा तो उसने सोचा नहीं, मैं अपनी बहनों को कुछ नहीं कहती। वो मेरी किसी बात पर आज यकीन नहीं करेंगी। राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रही और सुबह होने पर महल से निकलकर फिर नाव में बैठी, जंगल को पार किया और गुप्त सीढ़ियों से वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। उनके जूते आज भी गंदे हो गए थे, फट गए थे। राजकुमारियों के पीछे पीछे युवक भी महल में आ गया। आज युवक बहुत खुश था। उसे पता चल चुका था कि राजकुमारियों के जूते कैसे गंदे होते हैं और कैसे फटते हैं। थोड़ी देर बाद ही राजा का बुलावा आ गया। जब वे दरबार में पहुंचा तो वहाँ पर 12 राजकुमारियां भी थी और उनके जूते भी गंदे और फटे हुए थे। राजा ने युवक से पूछा, बताओ युवक, क्या तुमने पता लगाया कि राजकुमारियों के जूते कैसे फटते हैं? अगर आज भी तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम सोच लो, थोड़ी देर में ही तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। हाथ जोड़कर युवक बोला, महाराज, मैंने इस रहस्य से पर्दा उठा लिया है। मुझे पता है कि राजकुमारियों के जूते कैसे फटते हैं। फिर उसने राजा को पूरी घटना बता दी। युवक ने जंगल में जाते समय पेड़ की एक डाली तोड़ ली थी। युवक ने वो सुनहरी डाली राजा को दिखाई। साथ ही जब वो महल में था तो वहाँ का एक सुनहरा ग्लास भी वो अपने साथ ले आया था, जो उसने राजा को दिखाया। राजा ने जब इस बारे में राजकुमारियों से पूछा तो उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली। राजकुमारियों के जूते फटने, उनके गंदे होने की बात पता चल चुकी थी। राजा ने अपने वचन को निभाते हुए युवक से पूछा, बताओ तुम किस राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो? राजकुमार ने कहा कि मैं सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने उस युवक का विवाह अपनी सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। इस तरह अपनी नेक दिली और निडरता से एक साधारण युवक उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में साहस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं।